फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारे एक ही वीडियो में हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? हमें ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन है हमारा जुगुप्सा, दूसरा है हमारा क्रोध और तीसरा है हमारा शोक और चौथा ऑप्शन है निर्वेद। अब आपको मालूम होगा कि जुगुप्सा ये किसका स्थायी भाव होता है? ये होता है हमारा विवश का। और क्रोध ये किसका होता है? ये रौद्र का होता है, तो इसका ये आंसर भी नहीं होगा। और शोक ये किसका होता है? ये होता है हमारा करुण रस का। अब बचता क्या है? हमारा निर्वेद। ये किसका स्थायी भाव होता है? तो ये होता है हमारा शांत रस का स्थायी भाव। तो इसका सही आंसर है हमारा निर्वेद। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो काटना ये नहीं है, बोना ये भी नहीं है, अब बचता क्या है? धोना, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है हमारा रोना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रोना। रोना एक अकर्मक क्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंख का पर्यायवाची क्या है। आंख का पर्यायवाची क्या है? अब ये तो सबको मालूम होगा कि आंख का पर्यायवाची क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है लोचन, दूसरा है हमारा पावक, तीसरा है वसन और चौथा है प्रभा। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लोचन, क्योंकि आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन। तो इसमें हमें क्या दिया है? लोचन। तो इसका सही आंसर है हमारा लोचन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको मालूम होगा कि हमारे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से हमें पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा है 4, 5, 6। अब इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है? तो सर्वनाम होते हैं हमारे 4 प्रकार के। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। मतलब वह एक अच्छा छात्र है, इसमें निश्चयवाचक वाक्य क्या है? मतलब जिससे हमें निश्चय हो। तो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया है? वह, दूसरा है एक, या फिर अच्छा या छात्र। तो इसमें निश्चयवाचक क्या है? वह, कि वह एक अच्छा छात्र है। तो इसका सही आंसर है हमारा वह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। मतलब ये हमारा वाक्य है मैं चलती थी, इसको अगर हम बहुवचन बनाते हो तो इसमें क्या होगा? तो हमें ऑप्शन में दिया है हम, तुम, वे, सब। अब मैं चलती थी की जगह अगर हम इसको बहुवचन में देखते हैं तो हम इसमें क्या लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा हम। तो इसका सही आंसर है हम। हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। मतलब इनमें से सिर्फ किसका प्रयोग बहुवचन के लिए होता है? तो आपको मालूम होगा पहला ऑप्शन है हमारा पाठक। पाठक, पाठक तो एक वचन है हमारा। दूसरा है प्राण और तीसरा दिया है हमें नदी और चौथा है स्त्री। अब स्त्री, तो स्त्री भी हमारी एक वचन है क्योंकि स्त्री अकेली है। और नदी, नदी भी एक है तो इसका भी एक वचन है। अब बचता क्या है? हमारा प्राण। तो प्राण हमारा क्या है? बहुवचन है। तो इसका सही आंसर है हमारा प्राण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो इसको अगर हम पुल्लिंग में ले जाते हैं तो हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है भवानी, दूसरा है भगवान, तीसरा है भगवती और चौथा है भव। अगर इसका हम पुल्लिंग करते हैं तो हमारा क्या होगा? भव, क्योंकि भवानी का अर्थ होता है माता और भव का अर्थ होता है शिव जी। तो इसका सही आंसर है हमारा भव। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो हमें देखना है पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बनावट, दूसरा है छाता, तीसरा सूर्य और चौथा है अमरूद। तो इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा बनावट। बनावट शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंग नहीं है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा में कौन सा समास होगा। ये जो हमारा महात्मा है इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष,
दूसरा है अव्ययी भाव, और तीसरा है हमारा बहुव्रीहि, और चौथा है कर्मधारय। तो महात्मा। वैसे इसका आंसर आप सभी को मालूम हुआ क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? अभी दिया है हमारा ज्येष्ठ, अगर हम इसको विलोम करते हैं तो हमारा क्या आएगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा पूर्व, आगज, या फिर कनिष्ठ, या भूत। अब ज्येष्ठ का विलोम होगा हमारा कनिष्ठ, क्योंकि ज्येष्ठ और इधर कनिष्ठ। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? अब आपको मालूम होगा कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई है। वैसे तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन है हमारा अर्ध मागधी अपभ्रंश से। अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है, या फिर मागधी अपभ्रंश से हुई है, या तीसरा है हमारा शोर सैनी अपभ्रंश से, और चौथा ऑप्शन है हमारा ब्रह्मचारण अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर है हमारा मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली जो है उसकी उत्पत्ति ना मागधी अपभ्रंश से हुई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? अब इसमें हमें पहले दिया है धौलपुर। तो धौलपुर में तो ब्रजभाषा बोली जाती है। और दूसरा है हमारा सरगुजा, और मथुरा, आगरा। और मथुरा में तो ब्रजभाषा आपको मालूम है कि बोली जाती है, नॉर्मल है। और आगरा में भी बोली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सरगुजा, क्योंकि सरगुजा एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारी ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है, और हमारे यहाँ पे भी ब्रजभाषा बोली जाती है। और आप कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दीर्घ स्वर है, मतलब इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल मालूम होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन में दिया है ई, या बड़ी, ये, आ। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ई। निम्न में से दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर हमारी ई है, तो इसका सही आंसर ई है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? अगर आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल क्लासेस नरवर पर जाइए और इसके बारे में पढ़िए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहला दिया है हमें व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा जातिवाचक, या फिर भाववाचक, या द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक तो मतलब किसी द्रव्य, तो इसमें उसकी तो बात हुई नहीं है। भाववाचक किसी भाव के बारे में, तो इसमें तो भाव कोई है नहीं है। और व्यक्तिवाचक तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें व्यक्ति की बात नहीं हुई है। अब बचता क्या है हमारा? जातिवाचक। गाय कौन सी संज्ञा है? मतलब गाय, तो गाय में जाति एक तरह से मतलब सब प्रकार से, तो इसका सही आंसर होगा हमारा जाति, क्योंकि गाय में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इसका आंसर होने वाला है हमारा जातिवाचक। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये हमारा 16 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमें ऑप्शन में क्या दिया है? 2, 4, 5 या 6। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसका मालूम आपको होगा कि कितने होते हैं, क्योंकि इसको भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण में हमें ऑप्शन क्या दिया है? 2, या फिर 4, 5 या 6। विशेषण होते हैं हमारे 4 प्रकार के, तो इसका सही आंसर है हमारा 4। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची क्या है? निम्नलिखित में से अब्र का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन में क्या दिया है हमें? रत्नाकर, चच्चू, या आकाश, या पवन। अब रत्नाकर ये तो हमारा समुद्र का होता है, और ये भी नहीं हो सकता। पवन ये हवा का होता है, तो बचता क्या है हमारा? आकाश। आकाश हमारा अब्र का पर्यायवाची है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, तो इसका विपरीत क्या होगा? ज्यादा जानने वाला।
अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है अवज्ञ, दूसरा है कृतज्ञ, तीसरा है सर्वज्ञ और चौथा है अविज्ञ। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, सर्वज्ञ, क्योंकि अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चतुर का समानार्थी शब्द लिखिए। चतुर का समानार्थी शब्द लिखिए मतलब बिल्कुल ऐसा ही जो समान अर्थ प्रकट करे। तो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया है, चतुर्थ या मंद, चर्म या चालाक। चतुर्थ का अर्थ तो होता है चार, मंद मतलब थोड़ा धीमे और चर्म ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या बचता है हमारा चालाक। चतुर और चालाक, तो चालाक इसका समानार्थी शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा चालाक। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य, ये हमारा मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है। तो हमें पहला दिया है बैसाखी का सहारा, दूसरा है अंधे की विशेष छड़ी या फिर कुमार्ग पर चलना और चौथा है एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, तो अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा, तो इसका सही आंसर है हमारा एक ही सहारा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कहता है अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल का दुश्मन, वैसे आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि ये बहुत इजी है, इसका आंसर तो नॉर्मल है, कोई भी दे देगा। तो आइए देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया है। पहला ऑप्शन है हमारा मित्र या महापंडित या महामूर्ख या शत्रु। तो इसमें से क्या इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा महामूर्ख। अकल का दुश्मन यानी महामूर्ख। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है, तो आपको नॉर्मल है कि वो तो देखने से ही मालूम चलता है कि सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है हमारा पर, दूसरा है सो, तीसरा उ या फिर सी। तो सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग होगा, अगर हम इसको अलग करते हैं हमारा सो प्लस शिक्षित, तो इसमें क्या दिया है हमें सो, तो इसका सही आंसर होगा सो, क्योंकि सुशिक्षित में हमारा सो उपसर्ग है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिया है पहला खिल, दूसरा है खेल या ओना या फिर ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा खेल। खिलौना शब्द में मूल शब्द है हमारा खेल। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अतिथ्य शब्द में प्रत्यय क्या है। ये जो हमारा अतिथ्य शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है, प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, तो आपको ये तो मालूम होगा कि शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या निकलेगा, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ए या फिर अथे या इ। तो इसका सही आंसर होगा ए, अतिथ्य। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या निकलेगा, ए, इसका सही आंसर है ए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। धातु ऊष्मा में कौन सी संधि है, अगर आपने संधि के बारे में मालूम होगा तो आपको इसका आंसर भी मालूम होगा, और अगर नहीं है मालूम तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमने संधि की लॉन्ग वीडियो डाल रखी है, उसको पढ़िए, फिर आप उसको आसानी से बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है अयादि, दूसरा है गुण, तीसरा है दीर्घ और चौथा है यड़। इसमें ऊष्मा में कौन सी संधि है, तो ऊष्मा में आपको मालूम होगा कि दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यड़ वो नहीं हो सकती, और अयादि ये भी नहीं हो सकती, और गुण ये भी नहीं हो सकती, तो बचता क्या है हमारा दीर्घ। तो धातु ऊष्मा में हमारी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सा है ना आधा, वो हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, तो इसका सही आंसर है हमारा दीर्घ। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भरपेट में कौन सा समास होगा। भरपेट में कौन सा समास होगा, ऑप्शन में दिया है हमें अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है हमें भारोपीय या द्रविड़ या ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती है। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ,
लेकिन फिर से मैं आपको बता दूंगी, हमें ये ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारोपीय। हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो ऑप्शन में क्या दिया है हमें, अवधी, ब्रजभाषा, या फिर खड़ी बोली, या देवनागरी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका, इसका सही आंसर है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित नाम है अभी खड़ी बोली। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, अपभ्रंश से हुआ है, या फिर लौकिक संस्कृति से हुआ है, या प्राकृत से हुआ है, या फिर वैदिक संस्कृति से हुआ है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म हमारा अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये हमारा 31 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर आपने वर्णमाला को ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो ये भी आपको मालूम होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो आप हमारे चैनल पर जाइए, इसकी भी हमने आपके लिए लॉन्ग वीडियो डाल रखी है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए, पहला ऑप्शन है हमारा शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा है स्वर और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वर्ण। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आना है, जब से स्टार्टिंग होती है कि वर्णमाला क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, शब्दों के समूह को, या वर्णों के संकलन को, या फिर शब्द गणना को, और चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका सही आंसर होगा हमारा वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे मतलब वर्णों को एक तरीके से व्यवस्थित करते हैं जब जाके हमारी वर्णमाला बनती है, तो इसलिए इसका सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। मतलब इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन है हमारा संप्रदान, और दूसरा ऑप्शन है हमारा अपादान, या फिर कर्म या अधिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें पर क्या है हमारा अधिकरण कारक है, तो इसलिए इसका सही आंसर है हमारा अधिकरण। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं जो हमारे मतलब कंठ से निकलती है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, का, खा, या फिर याराला, चाजा, या फिर टाहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है हमारा का, खा। का, खा हमारी कंठ ध्वनियां है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो ये तो इसका आंसर इजी सा है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा संधि, दूसरा क्या है हमारा समास, और उपसर्ग या फिर प्रत्यय। अब प्रत्यय आपको पता होगा कि शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग वो शब्द के आगे जोड़े जाते हैं। समास, तो समास भी नहीं होगा क्योंकि समास एक अलग चीज होती है। अब बचता क्या है हमारा संधि, तो इसका सही आंसर होगा संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम, संधि। ये नॉर्मल, ये हमारी संधि की एक तरह से परिभाषा ही है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा संधि। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है हमारा 1, 2, या फिर 3 या 4। अब संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, कि संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। तब वो 3 कौन कौन सी होती है, पहली होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा 3। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो धातु के या फिर शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा समास या अव्यय या उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रत्यय, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया रखा है कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है हमारा प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग शब्द के आगे जोड़े जाते हैं और अव्यय वो नहीं होते और न समास, तो इसलिए इसका इजी सा आंसर है कि प्रत्यय है। आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो पहला दिया है हमारा संधि, दूसरा है हमारा समास या फिर अव्यय या छंद। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं समास। इसका सही आंसर होगा हमारा समास। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है हमें संक्षेप या फिर विस्तार या विग्रह या फिर विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संक्षेप, तो इसका सही आंसर होगा हमारा संक्षेप। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रख्यात में क्या है उपसर्ग? तो उपसर्ग तो आपको मालूम है कि क्या है और आप इसको पहचान भी सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्र या फिर त या फिर प्रख या आत। तो प्रख्यात को जब हम तोड़ेंगे तो हमारा प्र प्लस ख्यात, तो इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा? प्र। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है हमारा प्र। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? इसमें वस्तु, स्थान, भाव और विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा संज्ञा या फिर सर्वनाम या विशेषण या विशेष्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसमें हमें ऑप्शन में क्या दिया है? पहला दिया है हमारा 3, दूसरा दिया है हमारा 4 और तीसरा है हमारा 5 या फिर 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा 3। व्युत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रा या फिर प्रति या प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमारे शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, तो इसलिए इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रति। प्रत्युत्पन्नमति में हमारा प्रति उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर है हमारा प्रति। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ये जो हमारा गमन शब्द दिया है इसको हमें विपरीतार्थक बनाना है, तो इसमें हम किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? हमें ऑप्शन में दिया है पहला उप। अगर उप को हम गमन में जोड़ेंगे तो कैसा होगा? ये नहीं होगा। आ या फिर प्रति या अनु। अगर अनु को जोड़ते हैं तो भी ये हमारा विपरीतार्थक नहीं बनेगा और प्रति को जोड़ेंगे तो भी नहीं बनेगा। अगर हम आ को जोड़ते हैं तो गमन को, और गमन में अगर हम आ जोड़ेंगे तो हमारा बनता है आगमन, तो ये हमारा इसका विपरीतार्थक होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा आगमन। तो इसको आ को जब हम गमन में जोड़ेंगे तो हमारा बनता है आगमन, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा आ। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्वासित में प्रत्यय क्या है? निर्वासित में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। वैसे तो इजी है कि इसमें प्रत्यय क्या है।
फिर भी हमें ऑप्शन में क्या दिया है, इक या ने या फिर सित या इत। अब यहाँ से आपको निर्वासित, इसमें प्रत्यय क्या निकलेगा, तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा हमारा इत। निर्वासित में जब हम निर्वासित को अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमारा इसमें प्रत्यय निकलेगा इत, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा इत। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारा सूर्यानी, दूसरा है सूर्या या फिर सूर्यागी या सूर्य। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा हमारा सूर्या, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सूर्या। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो क्या कहलाती है। ये तो आपको सबको मालूम होगा कि क्या है इसका आंसर, फिर भी हमें ऑप्शन में क्या दिया है। पहला ऑप्शन है हमारा उल्टा, दूसरा बांझ या फिर अप्रसूता या फिर विधवा। तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं बांझ, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा बांझ। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। मतलब यहाँ से तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा समास है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तरनी तनुजा तट तमाल और तरुवर। तो इसमें कौन सा अवसर हुआ, अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है हमारा अनुप्रास या फिर यमक या फिर उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा हमारा अनुप्रास। इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा अनुप्रास। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। स्थायी भावों की कितनी संख्या होती है, मतलब तो जितने, पहला ऑप्शन क्या है हमारा 9 या फिर 10 या फिर 11 या 12। अब जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भावों की संख्या होगी, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा 9। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, बस इसके बाद ये हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन अभी क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपने छंद पढ़े होंगे, तो इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और ऑप्शन में मैंने आपको दिया है 11 या फिर 13 या 16 या 15। इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप दोगे मुझे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।